स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, दक्षिण के 5 राज्यों का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात हम कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 25 सीटें कर्नाटक में जीती थी। इस बार का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, जनता का मूड क्या कह रहा है, ये आपके सामने है। सबसे पहले बात आइए कर्नाटक की 28 सीटों की हम कर रहे हैं और नंबर आपके सामने खोलते हैं। तो बीजेपी 22 सीटें कर्नाटक में जीत सकती है, कांग्रेस 4 सीटें कर्नाटक में जीत सकती है, जेडीएस 2 सीटें कर्नाटक में जीत सकती है। बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है, यानी आप एनडीए को अगर काउंट करेंगे तो 24 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस 4 सीटें कर्नाटक में जीत सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब शिवमोगा में संबोधित कर रहे थे तो वो कुछ यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि 400 प्लस का टारगेट पूरा करना है तो कर्नाटक में 28 सीटों पर जीत दिलानी होगी। फिलहाल 24 सीटें एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है, 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। यानी पिछली बार की तुलना में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा है। हालांकि इस बार कर्नाटक में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, एक स्ट्रांग सरकार है कांग्रेस की फिलहाल राज्य में। लेकिन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है जितनी विधानसभा चुनावों में नजर आई थी। इस बार भी बीजेपी 22 सीटें जीत सकती है, 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और 2 सीटें जेडीएस के खाते में जा सकती हैं। कुल मिलाकर एनडीए की जो सीटें हैं वो 24 रह सकती हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी, आपके पास पहले आ रही हूं। जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, आपका आंकलन क्या कहता है, इसी के आसपास रहेगा या इसमें कुछ आप घटना बढ़ना देख सकते हैं? जब से भाजपा ने अपने 20 उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें से 9 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको की बदला गया है। तो इससे एक तरह से अंदेशा था कि शायद उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। तो इसके चलते ये एक बात तो तय है कि भाजपा भी अपने अंदर जो जितनी भी मुश्किलें थी उसको एक तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। जैसे सदानंद गौड़ा को बेंगलोर से सीट डिनाई की गई है, शोभा करंदलाजे जो कि कोस्टल कर्नाटका में चुनाव लड़ती हैं उनको बेंगलोर में शिफ्ट किया गया है। प्रताप सिम्हा जो कि हाई प्रोफाइल एक सांसद हैं मैसूर से, उनको डिनाई किया है। मैसूर के राजा को उनको टिकट दी गई है। तो एक तरह से काफी फेरबदल किया गया है और मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते 2 हफ्तों में भाजपा को जितनी भी फायर फाइटिंग है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उसके चलते लास्ट टाइम जो 25 सीटें जीती थी उनकी कोशिश ये रहेगी कि उतना ही आंकड़ा इस बार भी कर्नाटक में आए, क्योंकि दक्षिण भारत की जहां तक हम बात करें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उनका कर्नाटक में ही रहा है। तो अगर दक्षिण भारत के 130 सीटों में से उनको ज्यादा सीटें जीतनी है, ये जरूरी है कि उनकी कर्नाटक की टैली किसी तरह से नीचे ना आए। दूसरी एक और बात, उनकी जेडीएस के साथ जो गठबंधन है वो तालमेल कैसा बैठता है, क्या वो वोट ट्रांसफर भाजपा का जेडीएस की तरफ और मुख्य तौर से जेडीएस का भाजपा की तरफ होता है नहीं, उस पर निर्भर करेगा कि वे स्पेशली द ओल्ड मैसूर रीजन जो दक्षिण कर्नाटका का रीजन है वहां पर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। आखिरी बात कांग्रेस सरकार के लिए, अगर कांग्रेस इस तरह का प्रदर्शन करती है, 4 सीटें ही जीती है, हालांकि पिछली बार ही सिर्फ 1 सीट जीती थी, डीके सुरेश जो कि डीके शिव कुमार के भाई हैं बैंगलोर रूरल से, सरकार के लिए जो राज्य सरकार है उनके लिए मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। तो एक तरह से कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वे अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो जो राज्य सरकार है उसके लिए लोकसभा चुनावों के बाद थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। 10 अपने सिटिंग सांसद के टिकट कर्नाटक में काटे गए हैं। सुधीर जी, बस एक फैक्टर आप समझा दीजिए। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और मजबूत सरकार है कांग्रेस की। कम से कम ये कहा जा सकता है कि जितने भी राज्यों में कांग्रेस शासन चला रही है वहां सबसे ज्यादा मजबूत कर्नाटक में ही नजर आती है। फिर क्यों कर्नाटक में भी रिटेन नहीं कर पा रही है कांग्रेस, या अपनी सीटें नहीं बढ़ा पा रही है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? जब 2023 में कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव हुए थे तब लोगों का ये मानना था, काफी क्लैरिटी थी कि ये चुनाव विधानसभा के लिए हैं और बासवराज बोम्मई की जो सरकार थी काफी अनपॉपुलर सरकार थी। जो एक तरह से पे सीएम का जो कैंपेन कांग्रेस ने चलाया था उसको काफी ट्रैक्शन मिला था। तो वो वोट खास तौर से राज्य सरकार के खिलाफ था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी हाई वोल्टेज कैंपेनिंग की, लेकिन वो चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए नहीं था, वो चुनाव राज्य सरकार के लिए था। एक बड़ा डिफरेंस जो नरेंद्र मोदी करते हैं जब वो दक्षिण भारत के राज्यों में कैंपेन करते हैं, वो ये करते हैं कि वे डेवलपमेंट के मुद्दों पर काफी ध्यान देते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दों पर काफी फोकस करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर हिंदुत्व का एक तरह का स्लोगन की एक लिमिटेड काइंड ऑफ अपील है। तो अगर वो डेवलपमेंट और जो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में
उसका ज्यादा अपील रहता है। और इसके चलते ये जो वोट होगा वो केंद्र सरकार के लिए होगा कि पिछले 5 सालों में एनडीए सरकार या भाजपा सरकार ने कर्नाटक के लिए क्या किया है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी रैली कर रहे हैं उसमें पहले विकास की बात करते हैं और फिर अपने विरोधियों पर भी जमकर हमलावर रहते हैं। फिलहाल तो राहुल गांधी का जो ताजा बयान है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बना रखा है। और चाहे तेलंगाना हो, चाहे शिवमोगा की रैली हो, वहां पर राहुल गांधी का जिक्र जरूर किया था। आरती जी, आप भी यही देखते हैं टैली में कर्नाटक में, या आपको लगता है कि कोई बदलाव हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बढ़ा सकती है या कांग्रेस बढ़ा सकती है? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी के प्रॉस्पेक्ट्स कर्नाटका में बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट जो पैनलिस्ट ने अभी बात की कि विधानसभा में जब इलेक्शंस हुए, वो बिल्कुल सच है कि बोम्मई सरकार बहुत अनपॉपुलर हो गई थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत डिससेटिस्फैक्शन था कि बैंगलोर सिटी तक संभाली नहीं जा रही है, मैनेजमेंट बुरा है, फ्लडिंग हो रही थी सिटी में, और जो लोकल इश्यूज है उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, बहुत ज़्यादा फोकस था। और बेशक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तब भी कैंपेन किया था, लेकिन वो बोम्मई सरकार की जो फेलियर्स थे सिटी में और ओवरऑल कर्नाटका में, वो इफ़ेक्ट हमने विधानसभा इलेक्शंस में देखा। लेकिन मुझे इनफैक्ट मैंने वो कवर भी किए थे, और मुझे याद है कि उस वक्त भी लोगों ने ये कहा था कि सेंट्रल लीडरशिप रोल में वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा किसी को नहीं देखते हैं, ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता है उनको, राहुल गांधी उनको ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता है। अलग अलग शहरों में मैं गई और गांव रूरल एरियाज़ में भी मैं गई, तो उस वक्त लोगों का यही मानना था कि हाँ, लोकल लेवल पे हमारे लीडर अलग हो सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे जब नेशनल इलेक्शंस होंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, तब वो वोट में चेंज दिखेगा। और मुझे लग रहा है कि जो आपके नंबर्स हैं वो बिल्कुल सही दिख रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहे उनके बारे में, वो जितनी भी उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, अभी न्याय यात्रा थी, एक लेवल तक उन्होंने उसका हमने इम्पैक्ट देखा, मुस्लिम कंसोलिडेशन में देखा हमने, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उनके फेवर में गया कर्नाटका में। और लेकिन क्या वो वोट बैंक जो असेंबली में हमने देखा, क्या वो नेशनल लेवल पे भी वैसे ही दिखेगा? मुझे नहीं लगता कि वैसे होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्सेस राहुल गांधी जब बात आती है तो वोटर को साफ दिखाई देता है कि वोट कहां करना है। इसलिए मैं मानती हूं कि बीजेपी के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। दूसरी बात, चूंकि कांग्रेस विधानसभा इलेक्शंस में जीत के आई, एक चीज आरती जी यहाँ पे समझा दीजिए, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में, इस बार जब लोकसभा के चुनाव हैं तो ये वोट तो फिर से कंसोलिडेट होगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा, उसका भी कोई फायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस को? बहुत कम, क्योंकि जो आप नंबर 4 अगर दिखा रही है कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिल रही है, तो वो उस वजह से हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस को ही चुन के लाएगा। लेकिन मेरा कहना ये था कि विधानसभा में कांग्रेस आ तो गई, लेकिन अगर आज आप बात करके देखें कर्नाटका में लोगों से, आम लोगों से, तो जो डिससैटिस्फैक्शन है कांग्रेस के आने के बाद, वो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगी। जो नंबर 24 आप दिखा रही है एनडीए को, वो उस कारण से भी होगा कि कांग्रेस से भी लोग आज खुश नहीं है कर्नाटका में। और एक और फैक्टर ये भी है कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, एक हम लगातार देख रहे हैं जो पोलराइजेशन जो हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं कुछ हिंदूज़ पे, और जो एक वो हिंदू मुस्लिम वाला इशू है कर्नाटका में, वो अलग अलग शहरों में है, लव जिहाद वाला इशू है, वो भी इम्पैक्ट करेगा ज़रूर कर्नाटका में, और इसलिए कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है कर्नाटका। देखिए, एक एक करके वीआईपी सीट्स भी हम आपके सामने खोल रहे हैं। शिवमोगा जो कि येदियुरप्पा का गढ़ है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत सकती है, जहां फिलहाल येदियुरप्पा के बेटे ही चुनावी मैदान में हैं, उन्हें ही टिकट दिया गया है। हालांकि जरूर ईश्वरप्पा ने वहां पर अपनी नाराजगी जताई है और निर्दलीय वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी सुगबुगाहट तेज है, लेकिन उनके भी नाराज होने से कोई बहुत ज्यादा असर भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये वाली सीट जो कि गढ़ है येदियुरप्पा का, ये सीट भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीतती हुई नजर आ रही है। येदियुरप्पा की अगर बात करें हम विजय जी, वो कितने बड़े फैक्टर हैं? विधानसभा चुनाव में देखा था हमने कि उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, तो लिंगायत वोट का जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। इन लोकसभा चुनावों में कुछ सुधार बीजेपी ने किए हैं ताकि लिंगायत वोट उनके साथ इंटैक्ट रहे। बिल्कुल ठीक बात है।
जो येदियुरप्पा साहब हैं वो तो लिंगायत के सबसे बड़े लीडर्स में से हैं और जब जब वो भारतीय जनता पार्टी से दूर गए हैं तो उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा और इसीलिए बार बार तमाम कोशिशों के तमाम नाराजगी के बाद भी बीजेपी उनको अपने साथ रखने की कोशिश करती है। हालांकि अभी कुछ और आरोपों में से दुविधा हो रही है, लेकिन लिंगायतों के बड़े नेता वो हैं। और आप समझिए भारतीय जनता पार्टी को ये परेशानी समझ में आ रही थी कि कर्नाटक में क्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने जो विधानसभा में जेडीएस खिलाफ खड़ी थी उसको अपने साथ ले लिया। तो वो 2 सीटें भी उनको दिखा रही है तो फायदा हो रहा है, नहीं तो वो जो बीजेपी के पास 26 सीटें थी वो 22 पर आते, आज वो 24 पर आ गए तो वो नुकसान कम हो रहा है। और वैसे तो सुधीर जो है ना, टीएस सुधीर, वो फाइनल वर्ड मानना चाहिए आपको साउथ इंडिया के लिए, केवल कर्नाटक के लिए नहीं, वो बहुत बेहतर से समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार के लिए भी ये परीक्षा है, इम्तिहान है कि वो कितना अपनी ताकत दिखा सकते हैं यहाँ पर। और कांग्रेस सरकार के लिए वही परेशानी हो रही है जो आरती जी कह रही थी कि उस समय बीजेपी गवर्नमेंट के लिए थी। आज वहाँ बेंगलोर और कुछ और शहरों में वाटर क्राइसिस इतना बड़ा हो गया है कि उससे भी सरकार के लिए परेशानी हो रही है और कांग्रेस को लेकर नाराजगी बनी हुई है। तो उन सबको कैसे सेटल कर रही है। और आप प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं कि साउथ में शायद ही भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने कभी इतनी ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार प्रसार का काम किया। पिछले 4 दिन से प्रधानमंत्री जी वहाँ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब उनका फोकस है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि उत्तर भारत में तो ठीक है, लेकिन दक्षिण के बिना 400 पार नहीं आ सकते। लेकिन दक्षिण में इतना स्कोप मैं नहीं देखता कि भारतीय जनता पार्टी वो 70 सीटें दक्षिण से ले आए। वो कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन 70 सीटों का स्कोप मुझे खासतौर से दक्षिण भारत में पूरे में नहीं दिखाई देता। कर्नाटक में तो बहुत ज्यादा स्कोप बीजेपी के पास वैसे भी नहीं है, वहां तो उसमें बचा ही नहीं है, जगह नहीं है। तो अभी 24 जो है वो एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं। आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, जेडीएस साथ में आ गई है, 22 सीटें बीजेपी जीत रही है। जो बड़े नाम हैं हर्षवर्धन जी, उनका प्रयोग भी इस चुनाव में किया गया। अब देखिए प्रहलाद जोशी जो हैं वो धारवाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी सूर्या हालांकि चुनाव लड़ते हैं एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में, और कुछ सांसदों के टिकट भी बदले गए हैं। यानी बीजेपी ने तो पूरी तैयारी कर रखी है कि अपनी सीटों को बनाकर रखना है, यहाँ से नुकसान नहीं उठाना हमें ज्यादा। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में क्या कर रही है और उसका क्या परिणाम होगा, इसको सिर्फ इसी से समझिए। आप जिस शिमोगा सीट की बात कर रहे हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। येदियुरप्पा को फिर से कमांड दे दी गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक ऊहापोह की स्थिति थी। बीच में ये भी कोशिश हुई कि उनको रिप्लेस किया जा सकता है क्या, वो कोशिश करके असफलता हाथ आई। और बासवराज बोम्मई ने कोई बहुत खराब काम किया हो ये नहीं था, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि निष्क्रिय मुख्यमंत्री नंबर 1, कार्यकर्ताओं से कटा हुआ मुख्यमंत्री नंबर 2, किसी भी आरोप का जवाब समय से न देने की क्षमता नंबर 3, ये 3 ऐसे बड़े कारक थे जिसने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को धूमिल कर दिया। जब एकदम वो नीचे चले गए और येदियुरप्पा ने एक तरह से निष्क्रियता में थोड़ा सा और उसको बढ़ा दिया तो उनके लिए संकट हो गया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके जितनी मेहनत कर रहे थे उसका अपेक्षित परिणाम नहीं निकला। अभी क्या है, पूरी तरह से येदियुरप्पा के बेटे कमांड में हैं। शिमोगा में आप रैली देख रहे हैं, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री को जो मैसेजिंग करनी है वो बहुत क्लियर है। के एस ईश्वरप्पा और सदानंद गौड़ा ऐसे लोगों के डिसेंट नोट भले आ रहे हैं, लेकिन अब वो उस स्थिति में है नहीं कि कोई परिणाम बदल देंगे। और अगर आप देखें तो उसका एक कहते हैं कि संकेत जो मिलता है कि जगदीश शेट्टार जो विधानसभा चुनाव में गए फिर से लौटकर वापस आ गए, और सीटों को लेकर जो चयन है वो बहुत अच्छे से किया गया है। अब जैसे जो डीके सुरेश है, जो उनके डीके शिव कुमार के भाई हैं, उनकी जो सीट है वहां से सीएम मंजुनाथ को टिकट दे दिया गया, जो कुमार स्वामी के रिश्तेदार हैं और बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, वहां के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक सीट पर जो चयन है वो बहुत जबरदस्त। शोभा करंदलाजे की सीट बदलनी थी, वो सीट बदल दी। हालांकि उनकी सीट बदलने को लेकर वहां थोड़ा विरोध है, सदानंद गौड़ा के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखती है। और जो दूसरी बड़ी बात है, अभी 2 बड़ी खबरें। एक खबर ये, 26 जनवरी में एक गांव में तिरंगा लगाया गया, ग्राम पंचायत ने लगाया और पुलिस ने उतरवा दिया, जो वहां भगवा ध्वज था उसके साथ। दूसरा क्या हुआ, सिद्धारमैया के बेटे उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में गए और सिद्धारमैया के बेटे जो वहीं से पूर्व विधायक थे उनको गांव वालों ने घुसने नहीं दिया। तो वहां जो भगवा ध्वज लगाने को लेकर था उसको लेकर विवाद हुआ, तो उन्होंने कहा भाई तिरंगा हम लगाते हैं लेकिन हमारी इच्छा है कि हम पंचायत में भगवा ध्वज भी लगाएंगे। अब वहां की 12 पंचायतें उस सरकार का विरोध कर रही है। ये दोनों घटनाएं जिसको कहते हैं कि संकेत देती हैं कि जो सरकार बनी और जो सरकार अब लोकसभा चुनाव में जा रही है उसके लिए किस तरह की स्थितियां हैं। विधानसभा में तो जो पे सीएम का जो कैंपेन चलाया कांग्रेस ने, उसका जवाब वो है बसवराज बोम्मई सरकार ठीक से नहीं दे पाई, तो उससे भी एक बड़ा माहौल बना था।
निश्चित तौर पर। अच्छा, कांग्रेस की सीटों की अगर बात करें तो देखिए, बैंगलोर ग्रामीण जो पिछली बार भारतीय कांग्रेस ने जीती थी, डीके शिव कुमार के भाई ने जीती थी, वो वाली सीट इस बार कांग्रेस एक बार फिर से जीत सकती है। और गुलबर्गा की सीट जो 2019 में हार गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो जीत सकती है। अभी तक ये अटकलें हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि उनके परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा, ऐसी चर्चाएं की जा रही हैं। तो फिलहाल डीके सुरेश की सीट इस बार आसान नहीं होगी। सीएम मंजूनाथ बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, जो समीकरण है उसके लिहाज से भी मजबूत हैं, तो इतना आसान डीके शिव कुमार के भाई जो डीके सुरेश है उनके लिए सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा। अब देखिए, सीटें जो हैं वो फिलहाल कर्नाटक की हमने आपके सामने रखी, लेकिन कर्नाटक के बाद आइए दक्षिण के दूसरे महत्वपूर्ण राज्य की बात कर लेते हैं जहां बीजेपी स्कोप देखती है, और वो राज्य है तेलंगाना का। तेलंगाना का ओपिनियन पोल आपके सामने रखते हैं। तेलंगाना की 17 सीटों के लिए बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, और दक्षिण का ये वो राज्य है जहां 19 में भी बीजेपी के 4 सांसद जीते थे। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अलायंस किया है, लेकिन तेलंगाना में अलायंस नहीं किया है। और फिलहाल जो नंबर्स दिख रहे हैं वो ये कि बीजेपी 5 सीटें तेलंगाना में जीत सकती है, कांग्रेस 9 सीटें तेलंगाना में जीत सकती है, बीआरएस 2 सीटें और एआईएमआईएम 1 सीट यहां पर जीत सकती है। यानी आप ये कहें कि तेलंगाना में 1 सीट का जो फायदा है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। 1 सीट बीजेपी यहां पर बढ़ा रही है। 17 में से 4 सीटें पिछली बार जीती थी और इस बार 5 सीटें बीजेपी जीत रही है और जीत सकती है, और कांग्रेस 9 सीटें जीत सकती है, बीआरएस 2 सीटें जीत सकती है, एआईएमआईएम 1 सीटें जीत सकती है। देखिए, बीते कई चुनावों से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट शेयर को बढ़ाया है, अपने वोट शेयर में इंक्रीज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसका रिफ्लेक्शन उसकी सीटों में फिलहाल लोकसभा चुनावों में नजर आएगा। तेलंगाना में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस 9 सीटें, बीआरएस 2 और एआईएमआईएम 1 सीट जीत सकती है। यहाँ पर स्कोप बीजेपी को ज्यादा नजर आ रहा था। बीजेपी यहाँ पर मेहनत भी कर रही है, लेकिन फिलहाल 1 सीट का जो फायदा है वो हमें नजर आ रहा है। तेलंगाना की अगर आप बात करेंगे तो 1 सीट बीजेपी तेलंगाना में बढ़ा सकती है। सुधीर जी, एक ऐसा राज्य है तेलंगाना जहां बीजेपी पहले से आशान्वित रहती है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अच्छा खासा गेन करने की कोशिश यहां पर कर रही है, लेकिन 1 सीट का फायदा बीजेपी को तेलंगाना में होता हुआ तो कम से कम नजर आ रहा है। प्राची, जो मुख्य डिफरेंस है कर्नाटक और तेलंगाना में, कर्नाटक में उनकी जो कार्डर स्ट्रेंथ है काफी शक्तिशाली है, काफी मजबूत है ऑन द ग्राउंड। तेलंगाना में वैसा नहीं है। इनफैक्ट जितने भी इस बार जो उम्मीदवार भाजपा ने खड़े किए हैं उसमें से कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बीआरएस से इंपोर्ट किए गए हैं। जहीराबाद में जो उम्मीदवार हैं बीबी पाटिल, या नागर कर्नूल में जो पी रामलू सांसद थे उनके बेटे भरत को टिकट दी गई है। तो ऐसे कई सारे जो उम्मीदवार हैं, ईटेला राजेंद्र जो कि 2 साल पहले वहां से बीआरएस से भाजपा में आए थे, तो काफी सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको की इंपोर्ट किया गया है बीआरएस से, वहां से वो शामिल हुए हैं। तो जो लोकल जो स्ट्रेंथ है भाजपा की वो कर्नाटक के मुकाबले तेलंगाना में कमजोर है। सो इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें थोड़ा समय लगेगा। पिछली बार 4 सीटें जो भाजपा ने जीती थी उससे वे खुद भी काफी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उससे पहले जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने सिर्फ 1 विधानसभा क्षेत्र में ही जीत पाई थी। तो उससे 4 सीटों को जीतना उनके लिए काफी बड़ी बात थी, और ये बेसिकली नरेंद्र मोदी के फैक्टर पर हुआ था। नरेंद्र मोदी के लिए वोट था, उन 4 उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं था। इस बार वो चाहेंगे कि तेलंगाना में वे बेहतर प्रदर्शन करें। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी यहां पर काफी प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद में उन्होंने एक रोड शो किया। जिस तरह का उम्मीदवार उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद में खड़ा किया है, माधवी लता जो कि लोकल हैं, महिला हैं, काफी आर्टिकुलेट हैं और काफी सोशल वर्क किया है, तो एक तरह से इवन अगेंस्ट असदुद्दीन ओवैसी, एक जो कि एक एमआईएम का गढ़ माना जाता है हैदराबाद, वहां पर भी वे एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है भाजपा। तो तेलंगाना कर्नाटक के बाद भाजपा के लिए सबसे फर्टाइल ग्राउंड रहेगा, क्योंकि मेन कारण यह है कि बीआरएस का वोट पूरी तरह से श्रिंक हो गया है, और ये बीआरएस का वोट बटेगा कांग्रेस और भाजपा के बीच में। और खास तौर से जो अर्बन पॉकेट्स हैं वहां पर भाजपा कोशिश करेगी कि वे बीआरएस का वोट ज्यादा से ज्यादा ले जाए, जिससे कि उनकी जो लोकसभा सीट्स की टैली में उसमें इजाफा हो। तो यही कोशिश रहेगी। बीआरएस को आपने 2 सीटें दिखाई हैं, लेकिन आज के चलते बीआरएस की स्थिति इतनी खराब है कि उनके कई सारे सांसद चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। चेवेल्ला से उनके जो सांसद थे रंजीत रेड्डी, वो छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए।
वारंगल से उनके सांसद छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, पेद्दपल्ली से कांग्रेस में शामिल हो गए, 2 सांसदों ने छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। तो एक तरह से 5 सांसद जो सिटिंग एमपीस है वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे बीआरएस के सिंबल पे, और वो भाजपा या कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल है बीआरएस के कैंप में। सो बीआरएस का वोट शेयर घटेगा और ये डिवाइड हो जाएगा कांग्रेस और भाजपा के बीच। बिल्कुल, देखिए एक कमेंट आप दे दीजिए, फिर उसके बाद एक वीआईपी सीट पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, सुधीर जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है तेलंगाना का इलेक्शन बीजेपी वर्सेस रेवंत रेड्डी कांग्रेस के बीच में हो रहा है, और रेवंत रेड्डी ने बहुत ताकत बनाई है, इसलिए आपको कांग्रेस का वहां पर इजाफा दिख रहा है। और बीआरएस को पिछली बार विधानसभा में भी शायद सुधीर करेक्ट कर सकते कि नुकसान इसलिए भी हुआ कि वहां पर एक मैसेज गया कि बीआरएस प्लस बीजेपी एक साथ साथ चल रहे हैं, उसका नुकसान वहां पे बीआरएस को उठाना पड़ा। और अब बीआरएस बहुत ही खराब हालत में, तो उसका काफ़ी वोट मुझे लगता है 60-40 का रेशियो होगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, और उसकी वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है। और तेलंगाना बीजेपी का काडर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का वोट वहां पर है जिसको लेकर वो निकाल सकते सीट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र लेकिन मोदी रेवंत रेड्डी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। और देखिए सीटों में रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है, रेवंत रेड्डी को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इसलिए 9 सीटें तेलंगाना में कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, या जीत सकती है 9 सीटें, और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बीआरएस का जो वोट बैंक है वो जरूर छिटक रहा है। आइए एक एक करके आपको वीआईपी जो सीटें हैं तेलंगाना की वो दिखा देते हैं। सबसे पहले बात करीमनगर की कर लेते हैं। ये तेलंगाना की हाई प्रोफाइल सीट है और यहां से बंडी संजय चुनाव लड़ते हैं। बंडी संजय ने तेलंगाना में बीजेपी को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तेलंगाना प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय ने 2019 के चुनाव में टीआरएस कैंडिडेट को 90,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी ने एक बार फिर यहां से बंडी संजय को उम्मीदवार बनाया है और ये सीट फिलहाल बीजेपी जीत सकती है, यानी कि करीमनगर में जो बंडी संजय हैं वो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। इसके बाद आइए निजामाबाद की बात कर लेते हैं। ये तेलंगाना की एक और हाई प्रोफाइल सीट है। 2019 में बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने टीआरएस कैंडिडेट और पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को 72,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अरविंद धर्मपुरी की वो जीत तेलंगाना बीजेपी के लिए डिफाइनिंग मोमेंट थी। बीजेपी ने एक बार फिर यहां से अरविंद धर्मपुरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि के कविता दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं। इस सीट का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि ये सीट बीजेपी जीत सकती है, बीजेपी ये सीट एक बार फिर से निकाल सकती है। एक और वीआईपी सीट सिकंदराबाद की चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी का मजबूत गढ़ है, यहां से मोदी सरकार के मंत्री जी किशन रेड्डी चुनाव लड़ते हैं। जी किशन रेड्डी अभी तेलंगाना प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। 2019 के चुनाव में जी किशन रेड्डी ने यहां बीआरएस को 61,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हराया था। सिकंदराबाद की सीट से बीजेपी के बंडारू दत्तात्रेय 4 बार सांसद रहे हैं। बीजेपी ने इस बार फिर से जी किशन रेड्डी पर दाव लगाया है और हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि जी किशन रेड्डी इस सीट को जीत सकते हैं, यानी कि सिकंदराबाद से जीत सकते हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद की। एआईएमआईएम का सबसे मजबूत किला है और यहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। बीते 10 लोकसभा चुनावों से इस सीट पर ओवैसी परिवार की जीत हो रही है। 6 बार सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी सांसद रहे, उसके बाद 4 बार से उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। 2019 में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लगभग 3 लाख वोटों से हराया था। तेलंगाना विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ओल्ड हैदराबाद रीजन में जबरदस्त बढ़त बनाई, लेकिन ओवैसी अपना किला बचाने में कामयाब रहे। इस बार भी ओवैसी बढ़त बनाते दिख रहे हैं, यानी कि हैदराबाद की वो एकमात्र सीट है जो एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है और ओवैसी ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना की बात हो रही है, हैदराबाद की बात हो रही है। हर्षवर्धन जी, कितने बड़े फैक्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी, इनकी क्या भूमिका तेलंगाना के चुनाव में रहेगी? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से जो मुस्लिम चेहरे के तौर पर हैं, और कमाल की बात यह है कि देश के और किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा नहीं। महाराष्ट्र में एक उनको सांसद विधायक मिल गया, बिहार में वो जीत गया, हालांकि वो सब के सब तेजस्वी की पार्टी में चले गए, लेकिन देश में मुसलमान उनको नेता के तौर पर देखता है और ये छवि उन्होंने बना ली। बार बार वो कहते भी हैं कि भाई सबका नेता उनके समाज से होता है, मुसलमानों का नेता कोई और हो जाता है, तो वो बड़ा तीखा हमला करते हैं। कमाल की बात यह है कि देश के दूसरे हिस्सों में उनको कहा जाता है कि उनके जाने से मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है, लेकिन यहां पर वो भारतीय जनता पार्टी से ही उनका मुकाबला है। माधवी लता बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं, लंबे समय से वहां काम कर रही हैं, लेकिन 2,82,82,000 से अधिक मतों का अंतर था, उसको पाटना इतना आसान नहीं है। वहां की जो आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं जरा ये तस्वीरें दिखा दूं। उस वक्त कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। देखिए, साउथ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये साउथ का ही ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं।
कि पीएम के ताबड़तोड़ दौरे और जिस तरीके से पीएम दक्षिण की बात कर रहे हैं, दक्षिण के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की गई। राम मंदिर के दौरान भी दक्षिण के कल्चर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए पूरे देश में सुनाई देती रही और पीएम ने जिस तरीके से दक्षिण के दौरे उस वक्त किए थे वो भी काफी चर्चाओं में रहे। और अब चुनावी रैलियों की अगर आप बात करेंगे, चुनावी कार्यक्रमों की अगर आप बात करेंगे तो पीएम ताबड़तोड़ दौरे साउथ से कर रहे हैं। ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है कि इस बार साउथ में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। पिछली बार 130 में से 129 सीटें, माफ कीजिएगा, सिर्फ जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बार बीजेपी से स्कोर को बढ़ाना चाहती है, यानी कि डबल करना चाहती है। और इसीलिए एक एक राज्य जो कि दक्षिण के हैं, जो 5 राज्य हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्रेसिवली चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका कितना फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है वो भी आप लगातार टैली में देख रहे हैं। अभी तक हमने कर्नाटक और तेलंगाना की बात की है। तेलंगाना में 1 सीट का इजाफा बीजेपी को हो रहा है, जबकि कर्नाटक की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी बहुत ज्यादा नुकसान में कर्नाटक में नजर नहीं आ रही है। 22 सीटें बीजेपी कर्नाटक में जीत सकती है। जेडीएस को प्लस कर दीजिए आप तो ये 24 का आंकड़ा हो जाता है एनडीए का। पिछली बार 25 सीटें बीजेपी ने कर्नाटक में जीती थी। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हर्षवर्धन जी अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिएगा, यही एक मुख्य वजह है जो साउथ की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम दक्षिण भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग तरीके से देखी जाएगी। मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस को भी यही कोशिश करनी चाहिए थी। राहुल गांधी जब अमेठी के साथ वायनाड गए थे तो उनको उत्तर और दक्षिण का भेद मिटाने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक जो नेशनल पार्टी का रोल होता है, और मैं बार बार कहता हूं बड़ा दुखद है ये भारत में कि जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टी रही, जो सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी रही, जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, वो पार्टी विभाजन करा के राजनीति कर रही। वो उत्तर और दक्षिण के डिवाइड को बड़ा करके एक कहें कि राजनीति करने की कोशिश कर रही। उसकी कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हम ये कहें कि ये उत्तर भारत की पार्टी इसलिए दक्षिण में ना आए। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से, चाहे वो सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, काशी तमिल संगमम हो, सेंगोल की स्थापना हो, के अन्नामलाई जैसे पिछड़ी जाति से आने वाले 36-37 साल के एक जो पूर्व आईपीएस है उस नौजवान को उतार देना हो, राजनीति को देखने का नजरिया बदल दिया। और जो सबसे बड़ी बात, जिसको लोग कहते थे कि नहीं नहीं दिल्ली तो बड़ी दूर दिखती है, और मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि लंबे समय के बाद दक्षिण दिल्ली की तरफ देख रहा है। कितनी सीटें आएंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो लगातार उनकी रैलियां होती है, रोड शो होते हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वहां से कुछ तो रिस्पॉन्स बेहतर मिल रहा है। अब देखिए, हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इस वक्त पीएम मौजूद हैं। आइए आपको तमिलनाडु का ही ओपिनियन पोल बता देते हैं। पीएम की ये मेहनत कितनी रंग लेकर आ रही है, ये नंबर्स के जरिए आपको बताते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी मिलाकर 40 सीटें, और इसमें अगर आप देखेंगे नंबर्स के लिहाज से तो डीएमके 20 सीटें, एआईएडीएमके 4 सीटें, बीजेपी 5 सीटें यहां पर जीत सकती है। यानी कि बीजेपी जो है यहाँ खाता खोल रही है। कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो 6 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तो तमिलनाडु में जो मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और जो अन्नामलाई का बार बार जिक्र होता है, जिस तरीके से एग्रेसिवली पॉलिटिक्स करते हुए अन्नामलाई नजर आते हैं, उसका असर ग्राउंड पर होता हुआ नजर आ रहा है। पीएम तो लगातार दौरे कर ही रहे हैं। इस वक्त भी वो कोयम्बटूर में मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं। भारी भीड़ जो है उनके रोड शो में उमड़ी हुई है और रिफ्लेक्शन आपको नंबर्स में नजर आएगा। बीजेपी 5 सीटें तमिलनाडु में जीत सकती है, डीएमके 20, एआईएडीएमके 4, कांग्रेस 6 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए तेलंगाना में सुबह थे, उसके बाद कर्नाटक के शिवमोगा में एक रैली को संबोधित की और अब पीएम तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंच चुके हैं और यहां पर भी एक रोड शो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो भीड़ है उनके रोड शो में वो भी आप देख सकते हैं। यानी पीएम का पूरा फोकस ये है कि 130 सीटें हैं अगर दक्षिण के 5 राज्यों में, तो इन 130 सीटों में बीजेपी अपना जो स्कोर कार्ड है वो बढ़ाए, 29 को डबल कम से कम बीजेपी कर ले। अब जिस सीट पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, यानी कि कोयम्बटूर, आइए उसका आपके सामने ओपिनियन पोल रख देते हैं। कोयम्बटूर की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त कोयम्बटूर में जनता का मूड आखिरकार क्या कह रहा है, यहाँ पर कौन है जो जीत सकता है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, पीएम के इन चुनावी दौरों का कितना फायदा हो रहा है। तो देखिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी कोयम्बटूर की जो सीट है वो बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी के खाते में कोयम्बटूर की जो सीट है वो जा सकती है। पीएम का ये रोड शो इस वक्त आप कोयम्बटूर में ही देख रहे हैं
और हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है, जनता का मूड ये कह रहा है कि कोयंबटूर में बीजेपी जीत सकती है, चुनाव जीत सकती है। ये एक सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है। और इस वक्त जिस तरीके का हुजूम पीएम के इस रोड शो में है, उससे देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम अगर मिशन साउथ पर हैं तो किस तरीके से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण के राज्य में जाकर वहां विकास की बात करते हैं। विपक्ष की जितनी भी रणनीति है, विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं, उनकी पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोलते हुए नजर आते हैं। एग्रेसिवली कैंपेन पीएम करते हैं दक्षिण के इन राज्यों में, चाहे आप तेलंगाना की बात करें, चाहे आज आप शिवमोगा में रैली की बात करें, और अब कोयंबटूर में इस वक्त पीएम हैं जिनका आप ये रोड शो देख रहे हैं। सुधीर जी, कोयंबटूर सीट की हम बात कर रहे हैं, ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और इसी वक्त पीएम का रोड शो भी कोयंबटूर में चल रहा है। ये सीट बीजेपी अगर जीत सकती है तो क्या फैक्टर्स इसके पीछे काम कर रहे हैं? अच्छी दो तीन बातें हैं। 2004 में तमिलनाडु में सुनामी आया था। अगर आपके ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा एक्चुअली 5 सीटें तमिलनाडु में जीतती है अगर, तो ये एक तरह से मिनी सुनामी से कम नहीं होगा। आई वुड रिजर्व कमेंट ऑन दिस बिकॉज इसके कुछ कारण है। आपने पहले कोयंबटूर की बात की। कोयंबटूर में हमेशा भाजपा थोड़ा सा मजबूत रहा है। उसके वहां से विधायक भी हैं वानती श्रीनिवासन कोयंबटूर से, क्योंकि एक तरह से कोयंबटूर एक कम्युनली सेंसिटिव एरिया रहा है। 1990 के दशक में वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे जब भाजपा के नेता एलके अडवाणी वहां पर जाने वाले थे। तो एक तरह से तब से भाजपा का थोड़ा सा वहां पर बल है, राजनीतिक बल है, जहां तक कोयंबटूर और वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु का सवाल है। लेकिन जब पूरे तमिलनाडु की बात करें, अगर कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में जो कार्डर स्ट्रेंथ की तुलना करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे रहेगा, तेलंगाना नंबर 2 पे रहेगा, तो तमिलनाडु नंबर 3 पे रहेगा। उसके मुकाबले थोड़ी कम बल है जहां तक कार्डर स्ट्रेंथ है भाजपा का तमिलनाडु में। तो इसके चलते 5 सीटों को जीतना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। लेकिन इसमें 2 बातें हैं जो कि भाजपा के फेवर में जाती हैं। एक तरह से जो नैरेटिव बन रहा है कि एनडीए वापस सरकार में आ रही है, वापस 400 सीटों को पार कर जाएगी, तो इसके चलते जो नैरेटिव बन रहा है कि क्या इट वुड मेक सेंस कि हम एक विपक्ष के सांसद को चुने, एक डीएमके या कांग्रेस को या किसी भी जो विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन में, उनके सांसद को चुने, या एनडीए के किसी सांसद उम्मीदवार को चुने जिससे कि वे शायद सरकार में मंत्री बन जाए, जैसे एल मुरुगन सरकार में मंत्री बने हैं, तो उससे शायद हमारे संसदीय क्षेत्र को ज्यादा फायदा होगा। अगर इस तरह का एक नैरेटिव प्रधानमंत्री बढ़ा सकते हैं तमिलनाडु में तो उससे उनको काफी फायदा होगा। लेकिन क्या ये इतना फायदा होगा कि वे 5 सीटों में तब्दील हो सकता है, उसमें मेरे को थोड़ी आशंका है। लेकिन वोट शेयर तमिलनाडु में भाजपा का जरूर बढ़ेगा। अच्छा, तो कितनी सीटें आप अपने लिहाज से देखते हैं? एक सीट हम पुडुचेरी के इसमें दे रहे हैं, 4 सीटें तमिलनाडु में इस वक्त हमारा ओपिनियन पोल दे रहा है, कुल मिलाकर 5 हो जाती हैं। पुदुचेरी में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहेगा। तो पुदुचेरी में भाजपा, क्योंकि वहां की सरकार के साथ उनका गठबंधन भी है, और वहां पर तमिलिसै सौंदरराजन जिन्होंने आज सुबह ही राज्यपाल के तौर पर तेलंगाना से इस्तीफा दिया है, उनकी बातें कही जा रही हैं कि शायद उनको पुदुचेरी से खड़ा किया जाए। सो पुदुचेरी में भाजपा डेफिनेटली जीत सकती है। भाजपा का एज रहेगा पुदुचेरी में। लेकिन बाकी जो 4 तमिलनाडु में सीटें हैं, कन्याकुमारी एक सीट है जहां पर भाजपा को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अगेन वहां पर उनकी जो कार्डर स्ट्रेंथ है थोड़ी मजबूत है। कोयंबटूर में थोड़ी मजबूत है। चेन्नई में एक क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चेन्नई में इतनी सीटें, इतने वोट मिल सकते हैं कि क्या वो उसको एक सीट में तब्दील कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एग्रेसिवली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार और अन्नामलाई भी आपको रोड शो में नजर आ रहे होंगे। जिस तरीके से उन्होंने यात्रा निकाली, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की, बीजेपी के कैडर को जो है मजबूत किया, उसका असर इस रोड शो में भी विजय जी आपको नजर आ रहा है। और इसीलिए हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि चलिए 4 सीट तो कम से कम तमिलनाडु में फाइट में तो बीजेपी नजर आ रही है, जीतती नजर आ रही है। प्राची, इसमें सीट्स पर मैं नहीं जा रहा। सीट की फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि सीट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो अभी कांग्रेस ने कोशिश की, खासतौर से राहुल गांधी जी ने की, जो नॉर्थ साउथ डिवाइड को बढ़ाने की, उस नॉर्थ साउथ डिवाइड को ख़त्म करने की एक एक्सरसाइज के तौर पर मैं देखता हूँ। और बीजेपी की ये बड़ी एक्सरसाइज नॉर्थ ईस्ट के बाद है। एक ज़माना था, आपको याद है कि नहीं, कि नॉर्थ ईस्ट को भी हम लोग हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते थे। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं आता था कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने आने के बाद उसको, नॉर्थ ईस्ट को, और आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत तरीके से वहाँ पे खड़ी दिख रही है। उसी तरह से यहाँ पर साउथ में
प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि वो नॉर्थ साउथ डिवाइड खत्म हो और ये साउथ जो है दिल्ली के करीब दिखाई दे, ये बड़ी बात है। तमिलनाडु में जिस तरह से हो रहा है, कोयम्बटूर को, जैसे सुधीर ने भी कहा कि मैं तब से जानता हूं जब अडवाणी जी की यात्रा होने वाली थी और वहाँ पर बम एक्सप्लोजन हुआ था, तब से कम्युनली सेंसिटिव सीट है और बीजेपी वहाँ पर हमेशा से बनी रही। दूसरा, कन्याकुमारी जो है 70s में आरएसएस ने कन्याकुमारी में काम किया, 70s से काम वहाँ पर आरएसएस का चलता रहा है, तो वो बीजेपी के लिए दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सीट वो हो सकती है। पुदुचेरी की सीट मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हासिल कर सकती है, ऐसा लग रहा है। जैसे तमिलनाडु के गवर्नर ने भी जो इस्तीफा दिया और वो वहाँ से शायद चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में, कर्नाटका में, और आप देखिए प्रधानमंत्री आज कोयम्बटूर में है, कल फिर वो दौरे पर है और वहाँ आधे समय वो केरल में है, आधे समय फिर तमिलनाडु में है। तो उनका फोकस तमिलनाडु पर लगा हुआ है। सीट्स कितनी भी मिले ना मिले। और एक चीज़ और है, यदि अन्नामलाई की बात करें तो इस समय हिंदुस्तान की राजनीति में एग्रेसिव यंग लीडर का जमाना चल रहा है, चाहे वो जगन रेड्डी हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, या अन्नामलाई हो, या उधर हेमंत बिस्वा शर्मा हो। तो ये जो यंग लीडर्स हैं वो एक नई तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स ला रहे हैं और उससे उन्हीं पार्टी को, जिस भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको ताकत मिल रही है। तो अन्नामलाई भी एक बड़ी बात है। वो हम पहले बात कर रहे थे बंडी संजय की वहां पर तेलंगाना में, तो बंडी संजय भी बीजेपी के लिए येदियुरप्पा जैसे है। बंडी संजय यदि विधानसभा से पहले उनको हटाया नहीं जाता, मैं समझता हूं तेलंगाना, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद हो सकती थी। लेकिन साउथ में कोशिश कर रही है बीजेपी और उस कोशिश का ही नतीजा है कि जिन राज्यों में बीजेपी खाता नहीं खोल पाती थी, आज उसमें फाइट में नजर आ रही है। इसी कोयम्बटूर सीट में फिलहाल अगर ये सीपीआई के खाते में जाती है तो 5% वोट मार्जिन से बीजेपी आगे चल रही है। अभी का ओपिनियन पोल तो ये कह रहा है।